हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम है एनसीएल का, तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, आपका एग्जाम जो है वो बहुत जल्द ही कंडक्ट होने वाला है, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के जो एमसीक्यू है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए एमसीक्यू को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपके जो यहाँ पे ओल्ड पेपर के बेस्ड पे ये एमसीक्यू आपको यहाँ पे पढ़ने का मौका मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ओबीजी के ऑपरेटिव के रिलेटेड है थोड़ा सा, ठीक है, जो कि हर एग्जाम के लिए काफी यूजफुल रहने वाले हैं। चाहे आप किसी भी नर्सिंग का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, सभी एग्जाम्स में यूजफुल रहेंगे आपके ये एमसीक्यू। तो ऑपरेटिव के बेस्ड पे ये रहेंगे एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे इस एमसीक्यू की इस प्रैक्टिस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, उसके बाद आंसर करना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंसिजन मेड इनटू द पेरिनियम टू एनलार्ज द वजाइनल आउटलेट एंड फैसिलिटेट डिलीवरी इज कॉल्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। वजाइनोप्लास्टी, इपिजियोटोमी, वजाइनोटोमी या एमनियोटोमी। आंसर करेंगे फटाफट से, क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है एंड साथ में आपको आंसर भी करना है, क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। सो देखिए यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है आपको, आप आंसर करते रहिएगा। देखिए यहाँ पे एमनियोटोमी क्या आंसर होगा, नहीं होगा, क्योंकि एमनियोटोमी का मतलब होता है कि जो फीटल लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एमनियो। फीटल की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एमनियोन बोलते हैं। तो एमनियोन तो फीटल लेयर हो गई, तो उस फीटल की जो लेयर है एमनियोन जो लेयर होती है उसको अगर हम ओटोमी करते हैं, उसमें कोई इंसिजन लगाते हैं, उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे ये पूछा गया है नहीं। वजाइनोटोमी होगी, नहीं। वजाइनोप्लास्टी कर रहे हैं, कोई रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोला गया है, नहीं। सीधा सा पूछा है कि इंसिजन लगाते हैं इनटू पेरिनियम ड्यू टू एनलार्ज वजाइनल आउटलेट, तो डिलीवरी के टाइम पे ये चीज की जाती है। क्यों सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में करते हैं, ये भी मैं पहले बता चुकी हूं, ये भी आपको याद रखना है कब करते हैं। तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में करते हैं ताकि आसानी से बच्चे की डिलीवरी हो जाए और किसी भी तरह का कोई टीयर वगैरह ना हो, इसके लिए एपिजियोटोमी को परफॉर्म किया जाता है। और मोस्ट कॉमन एपिजियोटोमी कौन सी है, तो मीडियोलैटरल, ठीक है। मोस्ट कॉमन एपिजियोटोमी कौन सी है, तो मीडियोलैटरल। ये चीज आपको याद रखनी है कि सबसे कॉमनेस्ट एपिजियोटोमी कौन सी होती है, तो मीडियोलैटरल। बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिकेशन ऑफ फोर्सेप्स डिलीवरी इज। फोर्सेप डिलीवरी का इंडिकेशन क्या होता है, यानी कि जो फोर्सेप डिलीवरी जिसके बारे में आपने काफी कुछ सुन रखा होगा कि अगर डिलीवरी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, स्पेशली अगर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है और सेकंड स्टेज में आने के बाद में अगर डिफिकल्टी हो रही है, मदर जो है वो प्रॉपरली पुश नहीं कर पा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में यूज करते हैं फोर्सेप डिलीवरी का। यानी कि फोर्सेप का यूज किया जाता है डिलीवरी को, यानी कि बच्चे की हेड की डिलीवरी करवाने के लिए फोर्सेप को अप्लाई करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या इंडिकेशन है, क्या फायदे हैं इसको यूज करने के लिए, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है, डिले इन फर्स्ट स्टेज ड्यू टू हाइपोटोनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। बी, डिले इन फर्स्ट स्टेज ड्यू टू हाइपरटोनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। सी ऑप्शन है, डिले इन सेकंड स्टेज ड्यू टू हाइपोटोनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। या डी है, डिले इन सेकंड स्टेज ड्यू टू हाइपरटोनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को एक बार सभी बच्चे शेयर करेंगे और हाँ, रोज आपकी क्लासेस ये होती हैं, तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा अगर आप अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। द इंडिकेशन ऑफ फोर्सेप डिलीवरी इज, फटाफट आंसर करिएगा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फोर्सेप डिलीवरी का यूज हम क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है, कब, जब नॉर्मली डिलीवरी नहीं हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं है, या कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रही है मदर, पुश नहीं कर पा रही है, हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है, ऐसी सिचुएशन में फोर्सेप डिलीवरी का यूज हम लोग करते हैं। या फिर मदर कोई कार्डियक डिजीज है, स्पेशली अगर कोई हार्ट डिजीज है या फिर कार्डियक डिजीज है, क्लियर है, तो कार्डियक डिजीज होगी, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मदर प्रॉपरली पुश नहीं कर पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या यूज करते हैं हम,
फोर्सेप का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि फोर्सेप डिलीवरी करवाते हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, बच्चे के अंदर इंजरी हो सकती है, फेशियल इंजरी हो सकती है, फेशियल नर्व पाल्सी हो सकती है, ये सारी चीजें भी, सिफेल हेमाटोमा आपने सुना होगा, ये सिचुएशन भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन इंडिकेशन भी इसका होता है कि अगर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर डिले हो रहा है, ठीक है, यानी कि ज्यादा टाइम लग रहा है उसके अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में इसका यूज करते हैं। प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है अगर, और टू हाइपोटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर पुश नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बेबी की हेड की डिलीवरी करवाना कंपलसरी होता है। और ऐसी सिचुएशन में एक्सपर्ट स्किल गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है, जिसमें फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, बाकी के ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही नहीं है, इसीलिए हमने करेक्ट आंसर किसको चूज किया, सी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ए डिलीवरी इन विच फोर्सेप रोटेट द फीटल हेड फ्रॉम LOA टू OA 8+2 स्टेशन इज क्लासिफाइड एज। यानी कि आप सभी को पता है कि जब भी फीटस की डिलीवरी होती है, बेबी की डिलीवरी होती है, उसके पहले का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो है वो रोटेट करता है, ठीक है, 1/8 सर्कल में रोटेट करता है। मैंने पहले भी मेरी क्लास में बता चुकी हूं आपको कि इस तरीके से बच्चा अगर यहाँ पीछे की तरफ है, उसका ऑक्सीपुट वाला जो पोर्शन है उसके, तो उसको पोस्टीरियर हम पार्ट बोलते हैं, ये जो पार्ट होता है उसको एंटीरियर पार्ट हम लोग बोलते हैं, ये राइट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड होता है। क्लियर है? अगर बच्चा इस तरीके से है, प्रेजेंटिंग पार्ट ऐसे है, बच्चा सीधा है इस तरीके से, तो ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल, ये लाई होती है, ठीक है, कि लॉन्गिट्यूडिनल होता है। अगर बच्चा ऐसे है तो ये ट्रांसवर्स हो गया, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट, बच्चा जो रहता है वो इधर रहता है, तो ये घूमता हुआ 1/8 सर्कल घूम के या तो इधर आएगा या इधर आएगा, यानी कि या तो पोजीशन क्या रहेगी, ये राइट साइड है, तो यहाँ पे क्या पोजीशन हो सकती है, राइट ऑक्सीपुटो। अब ऑक्सीपुट क्यों बोला, क्योंकि कॉमनेस्ट है वो, ठीक है, कॉमनली ऑक्सीपुट ही आगे रहता है, इसीलिए हम ऑक्सीपुट का एग्जांपल यहाँ पे बार बार ले रहे हैं। तो ऑक्सीपुट का पार्ट यानी कि बच्चे का ऑक्सीपिटल पार्ट है, जो कि नॉर्मली होता है किसी भी बच्चे के अंदर, और वो सेफ डिलीवरी के लिए भी जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर बच्चे का सिर जो है वो राइट साइड है इस तरीके से, और ऑक्सीपुट वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट पर है, ठीक है, और एंटीरियर तो हो गया, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, तो इसको हम एंटीरियर बोलेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड अगर वो इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरह होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। उसी तरीके से अगर यहां पे होता तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर होता, अगर यहां होता तो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर होता। क्लियर है? अब यहां पे क्या बोला गया है, देखो कि ए डिलीवरी इन विच फोर्सेप रोटेट द फीटल हेड, फोर्सेप से फीटल हेड को रोटेट किया जा रहा है, नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में फोर्सेप का यूज करते हैं। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर अगर प्रोलॉन्ग हो जाता है तब, ठीक है। तो LOA लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है। क्लियर है? लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, तो उसको इतना ही ऑक्सीपिटो एंटीरियर ही लाना है। क्लियर है? यानी कि बहुत ही शॉर्ट रोटेशन करना है, 8+2 स्टेशन, ठीक है। तो उसमें हम मिड कैविटी फोर्सेप डिलीवरी बोलेंगे, आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी, हाई फोर्सेप प्रोसीजर या लो फोर्सेप डिलीवरी। आंसर करेंगे, बहुत इजी है, +2 स्टेशन है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर से ऑक्सीपिटो एंटीरियर की तरफ आना है, शॉर्ट कर्व है, बिल्कुल शॉर्ट है, तो और उसमें कौन सी फोर्सेप डिलीवरी का यूज करेंगे। अब तो आपके लिए आंसर देना बिल्कुल आसान हो जाना चाहिए इतना एक्सप्लेनेशन के बाद में, ठीक है। तो मैंने बताया आपको बहुत शॉर्ट है और लो है, इस वजह से लो फोर्सेप डिलीवरी यहां पे हम लोग इसको बोलेंगे, +2 स्टेशन, ठीक है। तो डी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। बाकी मिड कैविटी फोर्सेप डिलीवरी नहीं, यहां पर होता और यहां रोटेट करना होता, ज्यादा फोर्स लगता, आउटलेट भी नहीं होगा, हाई फोर्सेप भी नहीं होगा, लो फोर्सेप डिलीवरी, +2 स्टेशन रोटेशन है, LOA से OA। नेक्स्ट, which forceps are specially designed for delivering the after coming head in a bridge presentation? Wrigley's forceps, Dash forceps, Piper forceps या Killand forceps? आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा। पूछा गया है आपको फोर्सेप के बारे में
कि विच फोर्सेप आर स्पेशली डिजाइन फॉर डिलीवरिंग द आफ्टर कमिंग हेड इन अ ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन में जो आफ्टर बेबी के हेड के कम बाहर आने, बाहर मतलब कि जो आउटलेट वाला एरिया है, वल्वल आउटलेट, कौन सा, वल्वल आउटलेट वाला जो एरिया है वहां तक आ गया है, और उसके बाद में अगर सडनली कोई भी दिक्कत हुई तो ऐसी सिचुएशन में अगर वही चीज हाइपोटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है या मैटरनल जो पुश होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है प्रोसीजर, तो ऐसी सिचुएशन में ही फोर्सेप का यूज करते हैं। तो फोर्सेप डिलीवरी ब्रिज प्रेजेंटेशन में जो यूज करते हैं मोस्टली वो कौन सी फोर्सेप हम यूज करते हैं, ये पूछा गया है। तो आप आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा? यस एवरीवन, सभी आंसर करेंगे। क्लास को एक बार सभी बच्चे शेयर करेंगे और उसके बाद में आपको आंसर भी करना है। ठीक है, तो देखिए ब्रिज प्रेजेंटेशन में बच्चा है, ठीक है, ब्रिज प्रेजेंटेशन है उसका, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेशर लगाना पड़ता है, मतलब डाउनवर्ड कर्व लगाना पड़ता है जब बच्चे का, यानी कि बच्चे के पैर पहले हैं अगर हो सकता है, ठीक है, बच्चे का फुल्ली ब्रिज प्रेजेंटेशन है, बच्चे का फुटलिंग है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उसमें डाउनवर्ड कर्व लगता है। क्या लगता है? डाउनवर्ड कर्व, क्योंकि डिलीवरी तो करवानी ही है, तो क्या करते हैं, डाउनवर्ड कर्व लगता है, थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो अगर हम इस फोर्सेप का यूज करते हैं, यानी कि किसका, पाइपर फोर्सेप का यूज यहां पे किया जाता है, तो अगर हम पाइपर फोर्सेप का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, ट्रॉमा होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। नहीं तो आपने अगर विदाउट फोर्सेप या फिर ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ब्रिज डिलीवरी है, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन तो आएंगे ही सही, तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से इस फोर्सेप का यूज नहीं किया तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, ट्रॉमा वगैरह हो सकता है, और हमें इसी चीज से बचाना है पेशेंट को और सॉरी मदर को और बेबी दोनों को। तो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट होता है कि पाइपर फोर्सेप का इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्स्टेटिक फोर्सेप है और इसका यूज यहां पे करते हैं। बाकी किलैंड फोर्सेप का यूज भी हम लोग डिलीवरी के टाइम पे करते हैं, और उसके अलावा मेनली जो किलैंड फोर्सेप है उसका हम लोग जैसे नेजल की कोई सर्जरी हो और उस टाइम पे भी इसका यूज करते हैं, कोई ईयर, कान, नाक, ईयर की कोई सर्जरी वगैरह हो तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। लॉन्ग फोर्सेप होती है तो इसका यूज भी यहां पे नहीं होगा। डैश फोर्सेप और ये व्रिगलिस फोर्सेप, इन दोनों फोर्सेप का भी यूज ऑब्स्टेटिक में करते हैं, ठीक है। ऑब्स्टेटिक डिलीवरी के टाइम पे इसका यूज रिग्लिस का किया जाता है, शॉर्ट फोर्सेप है। डैश फोर्सेप, इसका यूज भी हम लोग डिलीवरी के टाइम पे मेनली ऑब्स्टेटिक के रूप में करते हैं, किया जाता है। तो यहाँ पे सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सिजेरियन सेक्शन वगैरह होता है उस टाइम भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है, कंपेयर्ड विथ वैक्यूम एक्सट्रैक्टर डिलीवरी, फोर्सेप डिलीवरी इज एसोसिएटेड विथ हायर रिस्क ऑफ माइनर फेशियल इंजरी, सिफेल हेमेटोमा, रेटाइनल हैमरेज या इंट्राक्रेनियल हैमरेज। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा? क्लास को एक बार शेयर करिएगा और साथ में आपको आंसर भी करना है। चलिए, पूछा गया है यहां पे कंपेयर्ड विथ वैक्यूम एक्सट्रैक्टर डिलीवरी, फोर्सेप डिलीवरी इज एसोसिएटेड विथ हायर रिस्क, यानी कि बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पाती है, ठीक है, मतलब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, प्रोलॉन्ग्ड है, कोई कार्डियक डिजीज है, हाइपोटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, मदर के द्वारा पुश नहीं किया जा रहा है, फिटल डिस्ट्रेस है, तो इन सभी सिचुएशंस में क्या करते हैं, क्योंकि अगर सेकंड स्टेज तक आ जाता है उसके बाद में बेबी, बच्चे का जो हेड है या बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो कहां पे होता है, वल्वल आउटलेट पे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें डिलीवरी जल्द से जल्द करवानी है, अदरवाइज फिटल डिस्ट्रेस हो सकता है या कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, अगर वहां पे आके रुक गए हैं तो ऐसी सिचुएशन में फोर्सेप डिलीवरी या वैक्यूम एक्सट्रैक्टर का भी यूज करते हैं। अब वैक्यूम एक्सट्रैक्टर जो होता है उसका यूज भी किया जाता है, यहाँ पे आपने देखा होगा इस तरीके से वैक्यूम अप्लाई करते हैं, वैक्यूम लगा देते हैं बच्चे का जो सिर होता है, ऑक्सीपुट वाला पार्ट यहाँ पे, ताकि बच्चे को वैक्यूम एक फोर्सफुल प्रेशर के द्वारा हम बच्चे को उसको बाहर आने के लिए थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, सिफेल हेमेटोमा वगैरह होता है, कैपुट सक्सेडिनम आपने सुना होगा, वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम फोर्सेप का यूज करते हैं
ठीक है, पाइपर फोर्सेप हो गया, तो ऐसी फोर्सेप का अगर यूज करते तो उसका भी तो कॉम्प्लिकेशन होता है। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल फेशियल पाल्सी हो सकता है बच्चे को, फेशियल पाल्सी, इसमें भी सिफेल हेमोटोमा हो सकता है, फेशियल पाल्सी हो सकता है, और उसके अलावा जिसकी फेस पे कोई इंजरी वगैरह भी हो सकती है। ये नॉर्मल चीजें हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती हैं फोर्सेप डिलीवरी के टाइम पे भी। तो माइनर फेशियल इंजरी यहाँ पे रिस्क रहता है अगर हम किसी फोर्सेप का यूज करते हैं तो। बाकी सिफेल हेमेटोमा भी होता है, नॉर्मली कंडीशन में भी होता है कभी कभी बच्चों में, पर ये 4 to 6 वीक में अपने आप ये सही हो जाता है। कितने वीक में सही होता है? 4 to 6 वीक में सिफेल हेमेटोमा जो होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसअपीयर आपको देखने को मिलेगा 4 to 6 वीक में। ये ब्लड का भी हो सकता है, स्कैल्प पे होता है, एक तरह का पाउच बन जाता है। तो आपको ये याद रखना है सिफेल हेमेटोमा में, हेमेटोमा यानी कि ब्लड का पाउच भी बन सकता है, 4 to 6 वीक में अपने आप डिसअपीयर ये हो जाता है। एक और आपने सुना होगा इसके साथ में जो बर्थ इंजरी में आता है, कैपुट सक्सेडिनम। कैपुट सक्सेडिनम, कैपुट सक्सेडिनम CS से याद रखना है, ये सूचर लाइन को क्रॉस करता है। ये डू नॉट क्रॉस सूचर लाइन, डू नॉट क्रॉस सूचर लाइन, क्लियर है? और ये क्रॉस सूचर लाइन, सूचर लाइन को क्रॉस करता है, ये भी 1 to 2 वीक में अपने आप डिसअपीयर हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों चीजें भी नॉर्मली इंजरी में होती है बर्थ के टाइम पे, पर ये अपने आप सबसाइड हो जाता है। बाकी रेटाइनल हेमरेज, इंट्राक्रेनियल हेमरेज ये काफी ज्यादा है। माइनर फेशियल इंजरी हो सकती है अगर हम फोर्सेप डिलीवरी का यूज करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले NCL स्टाफ नर्स का आपका जो एग्जाम है अपकमिंग आने वाला है, तो आप लोगों के लिए स्पेशली हमने स्टिल ये ऑफर जो है उसको ओपन रखा है हमारी तरफ से आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका, तो इसीलिए हम लोगों ने ये ऑफर स्टिल ओपन है। तो आपको ये चीज जो है वो यहाँ पे 3500 इसकी एक्चुअली प्राइस है, लेकिन अभी भी आप लोगों के लिए ऑफर है और ये लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। अभी भी आपको 2500 ही पे करना है इस MCQ क्रैश कोर्स को पढ़ने के लिए, जिसमें हाई यील्ड टॉपिक रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस रहेगा, उसके बाद में आपके टाइम सेविंग आपको कैसे करना है, सारी चीजें आपको इसके अंदर इंक्लूड रहेंगी। प्लस यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में रहेगी। ये शानदार टेस्ट सीरीज है, तो इसको आप अपने प्रैक्टिस में डाल सकते हो। 20 फुल लेंथ के टेस्ट रहेंगे यहाँ पे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ओल्ड पेपर के भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे आपके। तो NCL पैटर्न के बेस्ड पे रहेगा, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, परफॉर्मेंस आप एनालिसिस कर सकते हो, किस सब्जेक्ट में आप वीक हो, क्या चीज किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं, सारी चीजों का एनालिसिस आप इस पेपर से कर सकते हो। सो अपने आप को असिस्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। सो एनरोल नाउ, क्योंकि देख लीजिए टाइम जो है वो जा रहा है आप लोगों का, और आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा, और उसके लिए देर नहीं करनी है। अभी आप अपने आप को एनरोल कीजिए और अपने टेस्ट देना, या कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स को भी डिटेल पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन तो हर बार की तरह इसमें भी रहेगा, ये बात याद रखिएगा। और इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ आपके लिए, द आइडियल गेस्टेशनल एज फॉर परफॉर्मिंग एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन ECV इन अ ब्रिज प्रेजेंटेशन। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा। देखिए बेस्ट टाइमिंग पूछा गया है यहाँ पे, द आइडियल गेस्टेशनल एज कौन सी होती है फॉर परफॉर्मिंग एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन के लिए बेस्ट एक ब्रिज प्रेजेंटेशन। सिफेलिक वर्जन यानी कि एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है, एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके द्वारा, स्किल्ड जो होते हैं उनके द्वारा ये परफॉर्म करते हैं। और इसके अंदर एक्सटर्नली सिफेलिक वर्जन जो होता है वो यहाँ पे किया जाता है इन ब्रिज प्रेजेंटेशन। अगर बच्चा जो है वो ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है तब, क्योंकि सेफेस्ट प्रेजेंटेशन आप सभी को पता है, वर्टेक्स जो होता है वो सेफेस्ट होता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी के प्रेजेंटेशन में डिलीवरी के टाइम पे दिक्कत हो सकती है। तो बेस्ट टाइमिंग कौन सा है सिफेलिक वर्जन का, ये यहाँ पे पूछा गया है, तो आप आंसर करिएगा। एक्सटर्नली होता है ये, बच्चे को जैसे
इस तरीके से रोटेट करते हैं। चलिए बेस्ट कौन सा होता है? चलिए आंसर करेंगे क्या राइट है। टर्निंग के लिए बेस्ट जो यहाँ पे एज रहती है, बेस्ट गेस्टेशनल एज 36 वीक रहती है। क्यों? क्योंकि ये जब हम आप टर्न करेंगे, ठीक है, टर्न आपको करना है क्योंकि एक्सटर्नली करना है लेकिन रोटेट तो करना है, ठीक है, तो रोटेट जब करेंगे 32 वीक टू अर्ली हो जाएगा, 34 भी नहीं, 30 भी नहीं, यहाँ पे बेस्ट 36 क्योंकि इस टाइम पे एडिक्वेट एमनियोटिक फ्लूइड भी रहता है। क्या रहता है? एडिक्वेट एमनियोटिक फ्लूइड, ताकि रोटेशन भी अच्छे से हो जाए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत भी नहीं हो। जो टर्निंग हम करना चाहते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, सेफ तरीके से हो, इसके लिए प्रॉपर एमनियोटिक फ्लूइड का भी होना कंपलसरी होता है। इसीलिए 36 वीक को चूज करते हैं। बी करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन अ इमेज। चलिए यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको कि इसका जो आंसर था वो क्या था। यहाँ पे तो वुडन एयर स्पेचुला होता है, आपने सुना होगा, लकड़ी की तरह इस तरीके से होता है, ठीक है, आपने एयर स्पेचुला देखा होगा, स्टिक होती है जिसको पेप स्मीयर टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए करते हैं? सर्वाइकल कैंसर या प्री कैंसरियस कुछ है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, पेप स्मीयर टेस्ट, उसमें हम इस एआर स्पेचुला का यूज करते हैं, पेप स्मीयर। ठीक है, बाकी स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग न्यू गाइडलाइन भी आ चुकी है अभी, तो उसको देखने के लिए इसी चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप जाके एक बार देख लीजिएगा तो आपको न्यू जो लेटेस्ट गाइडलाइन है कि एआर स्पेचुला की जगह पे और क्या यूज करते हैं वो भी आपको वहां पे पता चल जाएगा प्रॉपर तरीके से डिटेल में। नेक्स्ट है विच कंडीशन इज कंसिडर्ड एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन। ब्रिज प्रेजेंटेशन, प्रीवियस एलएससीएस है, टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया है या फीटल डिस्ट्रेस है। Which condition is considered an absolute indication for cesarean section, यानी कि सी सेक्शन के अलावा और कोई चांस नहीं है और कोई हमारे पास वो नहीं है कि हम लोग लेबर की तरफ जा सकते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए सभी आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ब्रिज प्रेजेंटेशन है, अभी मैंने बताया रोटेशन करते हैं, 36 वीक में करते हैं, एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। प्रीवियसली एलएससीएस है तो जरूरी नहीं है कि इस बार भी एलएससीएस की तरफ जाना, हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। फीटल डिस्ट्रेस हो तो भी पॉसिबल है, फोर्सेप्स डिलीवरी वैक्यूम एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल करके करवा सकते हैं, लेकिन टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया है, यानी कि प्लेसेंटा कहां पर है? सेंट्रल पार्ट के अंदर है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट में यहां पे प्लेसेंटा प्रेजेंटिंग पार्ट पे है, तो डिलीवरी कैसे पॉसिबल हो पाएगी? ठीक है, तो प्लेसेंटा पहले बाहर आ रहा है, टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया है, तो ऐसी कंडीशन में हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए सी सेक्शन की तरफ ही जाना पड़ता है। बिकॉज अगर यहाँ पे देखिए प्लेसेंटा प्रीविया के भी टाइप होते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब ये होता है एबनॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा, एबनॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा, जिसमें पेनलेस वजाइनल डिलीवरी, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है। क्या होता है? पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग यहां पर आपको देखने को मिलती है, किसमें? प्लेसेंटा प्रीविया में। ये देखिए एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है प्लेसेंटा प्रीविया और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? एब्रप्शियो ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये दोनों जो टाइप है, पहला प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरा एब्रप्शियो प्लेसेंटा, ये एंटीपार्टम हेमरेज के दो टाइप होते हैं, जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया में फिर 4 और टाइप होते हैं। 4 टाइप में क्या होता है? एक तो प्लेसेंटा जो सिचुएटेड है वो कहां पर है? यहां पर है, तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एक जो प्लेसेंटा है बिल्कुल मार्जिन पे है,
एकदम, मतलब कि सेंटर में नहीं है बट मार्जिन में है, तो क्या डिलीवरी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पे भी आपको बिल्कुल ही सी सेक्शन पे जाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। एक प्लेसेंटा प्रीविया का ऐसा टाइप होता है जिसमें आधा पोर्शन पे प्लेसेंटा का प्रेजेंटिंग पार्ट है, आधा पोर्शन पे नहीं है, ठीक है, मिड पोर्शन पे है। तो क्या ऐसे में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि प्रेजेंटिंग पार्ट पे क्या आ गया है? प्लेसेंटा। एक बिल्कुल ही सेंट्रली प्लेसेंटा आ गया है, तो ऐसे में तो आपको सी सेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा, बाकी कोई यहां पर उपाय नहीं होता है। और प्लेसेंटा प्रीविया वाला जो पार्ट होता है, इसके अंदर पेनलेस वजाइनल डिलीवरी होती है। दूसरी चीज, यहाँ पे फीटल हार्ट साउंड जो रहती है वो हमें नॉर्मली सुनाई देती है। इसमें ब्लीडिंग भी होती है जो कि पेनलेस होती है। एब्रप्शियो प्लेसेंटा जो होता है, इसके अंदर ब्लीडिंग होती है जो कि पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग होती है। कैसी होती है? पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग यहाँ पर होती है। स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट होता है, स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है फीटल हार्ट रेट वगैरह को, ये यहाँ पे कंपलसरी होता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी द मदर शुड बी एडवाइज्ड टू प्रिवेंट, क्योंकि जब भी डिलीवरी होती है सिजेरियन सेक्शन वगैरह, तो क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में तो क्या है, उस डे 0 पे ही हम लोग उसको वॉक वगैरह करना शुरू करवा देते हैं ये सब। लेकिन सिजेरियन डिलीवरी में कम से कम 1 दिन लगता है, 1 या 2 दिन लगते हैं उस चीज को रिकवर करने में और उठ के चलने में। क्लियर है? तो ऐसी सिचुएशन में अगर लगातार कोई पेशेंट एक ही सिचुएशन में रहता है तो क्या होता है, वीनस रिटर्न जो रहता है उसमें दिक्कत होती है। वीनस रिटर्न प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डीवीटी या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए अर्ली एम्बुलेशन को प्रायोरिटी दी जाती है, जितना जल्दी हो सके उतना वॉक करना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर एलिवेट द लेग नहीं, अप्लाई वार्म मॉइस्ट पैक बिल्कुल नहीं, एम्बुलेट फ्रीक्वेंटली, बार बार जब भी पॉसिबल हो, बेड रेस्ट पे ज्यादा नहीं रखना है, जब भी पॉसिबिलिटी हो उसको वॉक, सहारे से चलो कैसे भी चलो बट वॉक करना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा चलो ताकि वीनस सर्कुलेशन अच्छा रहे और डीवीटी या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने के चांसेस ना रहे। इसीलिए सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी का लेंथ पता करने के लिए और उसकी पोजीशन पता करने के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा हम लोग यूज करते हैं? आपने कई बार देखा भी होगा, इस तरीके से तार की तरह होता है, आपने देखा होगा। उसको क्या बोलते हैं? आंसर क्या? वल्सेलम फॉर्सेप्स बोलते हैं। वल्सेलम का यूज करते हैं सर्विक्स के टिश्यू को होल्ड करने के लिए, हम वल्सेलम फॉर्सेप्स का यूज करते हैं। तो इसका नहीं होगा। वजाइनल स्पेकुलम का यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। टेनेकुलम भी नहीं। यूटेराइन साउंड आपने देखा भी होगा, इस तरीके से जो मैंने ये इमेज बनाया है इस तरीके से होता है यूटेराइन साउंड, जिसका यूज लेंथ और पोजीशन पता करने के लिए हम लोग करते हैं। लेंथ और पोजीशन ऑफ यूटेराइन कैविटी। क्लियर है? तो यहां पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अगेन एनसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्रैश कोर्स अवेलेबल है, एमसीक्यू क्रैश कोर्स अभी भी ऑफर प्राइस में ही चल रहा है। शानदार रिस्पॉन्स है, अभी आप एनरोल कर सकते हो, इसमें अभी भी टाइम है आपके पास में। प्लस 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एनसीएल के पैटर्न पे बने हुए हैं, तो वो अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए, एग्जाम से पहले अपने आप को रेडी करने के लिए बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रही होंगी। डेली आपकी एनसीएल की क्लासेस डेली चलती है, शाम को 6 बजे 6 PM शार्प आपको जरूर अटेम्प्ट करना है। और याद रखिएगा, अभी तक अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि टाइम जो है वो आपके एग्जाम का धीरे धीरे पास आ रहा है। तो इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए और प्रिपरेशन के लिए किरोशा एकेडमी से जरूर जुड़े। और एनी क्वेरी, किसी भी क्वेरी के लिए कोई भी आपको पूछना है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।